मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सरकार भी आपको सपोर्ट कर रही है, समाज भी आपको सपोर्ट कर रहा है, देश भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारी जगहों पे नहीं होती है, और जहाँ नहीं होती है वही रोना रोते हैं। वही देखिए मैम, भारत में हर अपॉर्चुनिटी $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल 150 करोड़ लोग हैं, 1 रुपया भी कमा रहे, 150 करोड़ आप कमा रहे। फिर भी अगर हम कहते हैं कि भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आने वाला दशक, आने वाली सदी हिंदुस्तान की, भारत की सदी है। और 2047 की जो बात करते हैं विकसित भारत की, हम ऑलरेडी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हम ऑलरेडी कार मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पर हैं, अलग अलग सेगमेंट में हम नंबर 1 हैं, मिल्क में हम टॉप पर हैं, हम टेक में टॉप पर हैं, अच्छी जगह चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से हिंदुस्तान का युवा जो हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेटर एज में ये चीज़ें कर पाया, लेकिन मुझे अगर दोबारा से करने मिले तो मैं चाहूँगा मैं और जल्दी शुरू कर सकता है या और तरीके से कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें ईमानदारी, डेडिकेशन, और दूसरी बात, CEO का रोल या फाउंडर का रोल पब्लिसिटी स्टंट नहीं होना चाहिए, PR कैंपेन नहीं होना चाहिए। उसका काम है कि चीज़ें स्मूथली हों, फंक्शनल करें चीज़ें, कंपनी चले, लोगों का सैलरी टाइम से मिले, उनके जो कस्टमर हैं उनका बेनिफिट उनका मिले, उनके जो यूज़र्स हैं उनको कुछ इंटरफेस जो है उनको ईजी हो, उनका लाइफ, अगर वो पैसा भी नहीं दे रहे हैं तो कम से कम अगर आपकी ऐप पर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एडिशनल लेकर जाएं। हम कहते हैं कि हमारे नॉन रेवेन्यू यूज़र्स हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उनको लिए कुछ करते रहते हैं। जो मार्केट में उनको कुछ 1000, 10,000, 5,000 खर्च करने पर मिलेगा, वो सर्विसेज हम फ्री उनको प्रोवाइड करते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमारा एक वैल्यू एडिशन हो रहा है। उन लोगों के लिए एक ही नंबर है 7, 8, 9, 10, 11, 400, मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे एक नंबर है कोई भी, वो नंबर उनके लिए पूरी वेद है पूरा, कि कुछ भी दिक्कत आए तो इस नंबर पे फ़ोन लगा दो, नहीं है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, नहीं है तो ये चीज़ें हैं। ये जो पकड़ है किसानों के साथ या ग्राउंड लेवल पे अपने कस्टमर्स के साथ, ये हर स्टार्टअप को मेरे हिसाब से करनी चाहिए, तभी सफल हो सकता है। बिल्कुल, मतलब स्टार्टअप्स तो इंस्टाग्राम का पेज तो है नहीं कि कलरफुल दिखता रहेगा, है ना। मंशा अगर अच्छी है तो उद्देश्य आप ज़रूर अपना पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि मिल्क प्रोडक्शन में जो मतलब भारत है, जैसा कि आपने अभी कहा भी कि सबसे नंबर 1 पर हैं हम लोग, और ग्लोबली हम लोग 25% अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। राजस्थान सबसे ऊपर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तो मतलब 53.11% कुछ हमारा योगदान रहता है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि इतनी बड़ी आबादी है आपके राजस्थान की, तो अभी जो आपके यूजर्स हैं वो 25,000 हैं और 18,000 के आसपास, 18,000 के आसपास आपके पेइंग कस्टमर है। तो मैं ये पेइंग कस्टमर के लिए आप लोग क्या सुविधाएं देते हैं, और जो आपके एक्टिव यूजर्स हैं उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इससे, ये मैं थोड़ा जानना चाहूँगी। और ये नंबर अभी इतना कम क्यों है, क्या कहीं पे लैक हो रहा है कुछ? जी देखिए, जो मैंने जैसा बताया कि संसाधन सीमित होते हैं, सीमित संसाधन में आपको क्वालिटी इंश्योर करना और उनको उत्तम गुणवत्ता की सुविधा मिले, क्योंकि अगर किसान ने एक बार आपका ऐप डाउनलोड किया और वो दोबारा नहीं आया, हाँ, तो वो दोबारा कभी भी नहीं। मतलब वैसे तो मैं मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि वैसे तो आपके साथ 6 लाख से ऊपर किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ जो ऐप पर हैं, हाँ, तो मतलब क्या ऐसी कोई वजह तो नहीं है ना कि उनकी ट्रेनिंग ठीक तरह से नहीं हो रही है, ऐप को वो लोग ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, लैग कहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो 6 लाख यूजर हैं वो ऐसे यूजर हैं जो FPO के थ्रू हैं, मिल्क यूनियन के थ्रू हैं, मिल्क कोऑपरेटिव के थ्रू हैं, तो वो नंबर से या किन्होंने कभी ना कभी कॉल किया है तो टेलीकॉलिंग, टेलीमेडिसिन सर्विसेज को यूज़ करने वाले हैं। इन ऐप यूज़र्स का जो हमारा डेटा जो है वो ये है कि जिनको हम लोग कैटल, क्रेडिट, कॉमर्स और केयर, ये तीनों सर्विसेज सर्व कर पाए हैं आज तक सक्सेसफुली, ये है। और लैक्यूना का जो बात है, देखा जाए तो कहते हैं कि कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं है। हम लोग जब से शुरू किए थे पिवटिंग कर रहे हैं, आगे भी हमारे को लगता है कि कुछ चीज़ें, मॉडल्स चेंज होंगे, धीरे धीरे हम और ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम को बनाने पर काम करेंगे। लेकिन ये जो किसानों को जो फ़ायदा देने की बात है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, कुछ तो हैं जो रेवेन्यू डायरेक्टली हमारे को दे रहे हैं, हमारे से सर्विसेज खरीद रहे हैं, टैक्स से लेकर, इंश्योरेंस से लेकर, बैंकिंग फैसिलिटी से लेकर, जिससे हम लोग डायरेक्टली कमा रहे हैं, सेलिंग, बाइंग, एंसेस्ट्री और इन सब के माध्यम से। कुछ ऐसे यूज़र हैं जो वहाँ हमारी सुविधाओं को देखने, समझने और परखने आते हैं। उनके लिए भी हमने क्या किया है कि जैसे मान लीजिए उनको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, DPR चाहिए, कल को उनके पशु का कोई मान लीजिए सेल्फ DIY करना है, उनको कुछ बीमारी है, उसका ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, ये सारी सुविधाएं हमने हर यूज़र के लिए फ्री कर दी हैं। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि टेलीमेडिसिन फ्री होने से
ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री होने से एक डॉक्टर के माध्यम से जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है या इमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो वो उसको एक बार मुहैया हो रही हैं, वो हमारी सर्विसेज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर पा रहा है। उसके पीछे हमारी सोच ये है कि अगर हम मेडिकल को फ्री रखते हैं, ऑनलाइन मेडिकल को, डेफिनेटली फील्ड ट्रायल का और विजिट का तो चार्जेस हमको लेना पड़ता है क्योंकि वो कॉस्ट आती है हमारे, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि किसान कभी ना कभी जब अगला डिसीजन लेगा तब वो हमारा पॉसिबल क्लाइंट होगा। ये हमारी इसमें थियरी है। मैं सिंपल एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि आज कोई आदमी एक XYZ कंपनी की कार चला रहा है या फिर XYZ डिटर्जेंट यूज़ कर रहा है, जैसे मैं केस स्टडी मार्केटिंग वर्ल्ड में जाना जाती है कि निरमा का जब प्रयोग बढ़ रहा था तो बाकी बड़ी कंपनीज ने कहा कि नहीं, ये बढ़ने दीजिए, क्योंकि जब अपग्रेड करेगा तब ये हमारी सर्विसेज यूज़ करेगा। तो हम लोग उस लेवल पे पेनिट्रेशन करें। मैंने कहा ना मैम कि हम लोग 100% कवरेज पे काम करते हैं। हम चाहते हैं कि किसान कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। दैट इज़ वाई कि हमने अलाइड सेक्टर के साथ में एग्रो में उनके लिए सेपरेट एक पूरा विंग उपज मंडी के नाम से शुरू किया, जिसमें उनके जो दुग्ध उत्पादों के अलावा फसल उत्पाद भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, वो हम उनको दे रहे हैं। मैं आपको एक और कंट्रीब्यूशन बताना चाहूँगा। हमने उनके लिए LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्टार स्किल करके एक शुरू किया है। ये वो सिस्टम है जिसमें हम गाँव के बच्चों को, उनके स्कूल जाने वाले बच्चों को और अर्ली स्टेज किड्स को निःशुल्क ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। ये इसलिए कि हम CSR नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको ये सारी, तो वो एजुकेशन किस तरह की, कृषि से जुड़ी हुई कुछ होता है या नॉर्मल सारी तरह की। तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि उनको महंगी ट्यूशन्स नहीं लेनी पड़ रही, महंगी ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ रहा है। इससे होता क्या है कि एक, मतलब मैं मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चलता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप किसी परिवार को जीतना चाहते हैं तो उसके बच्चे को जीत लीजिए। सिंपल है। डिसीजन मेकर पिता पैसा खर्च करते हैं, माता पिता, लेकिन डिसीजन मेकर एक्चुअल में किड होते हैं, बच्चे होते हैं। तो आप ये इनको फ्री शिक्षा दे रहे हैं? फ्री है कंप्लीटली। और इससे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन जाने से उनके जो महंगे कोर्सेज, महंगे सिलेबस, महंगे वीडियोस और ये सब उनको नहीं करना पड़ा, तो उसका क्या है, वो पैसा बच रहा है। अब वो मान लीजिए XYZ कोई ऐप है, उस पर बहुत महंगा सब्सक्रिप्शन लेके दे रहे हैं, तो वो सारी सुविधाएं हम लोग उनको मुहैया करा रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे उनका हमने वन हेल्थ फ्रेमवर्क में जैसे अभी हमने किया है, तो डॉक्टर नवनीत का क्योंकि टेलीमेडिसिन और उसमें है, तो हमने ह्यूमन हेल्थ पे जनता क्लिनिक करके एक प्रोजेक्ट है, जो गाँव में जो किसान हमारे बीमार पड़ गए तो उनको भी टेलीमेडिसिन सुविधाएं जो हैं वो निःशुल्क मिल सकें। इसके लिए डॉक्टर नवनीत, उनका एक सेपरेट एम्बिशन उनका था, तो वो उन्होंने उसको शुरू किया है। तो इससे हम लोग उनको टेलीमेडिसिन फ्री दे रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दौर ऐसा है जब हिंदुस्तान में वर्डेंट की बात हो तो उनको पता हो कि गांव देहात में, रिमोट में, ढानी में, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां हम लोग पहुंचे हुए हैं। दैट काइंड ऑफ पेनिट्रेशन वी आर लुकिंग फॉर, और ये हम लोग कर रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सरकार के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, उसका किसी तरह का फायदा मिला आपको देखने को? देखिए, प्रशासन, मैंने कहा ना कि सामान्यतः एक सरकार मतलब या प्रशासन या ब्यूरोक्रेसी को लोग बहुत नकारात्मक रवैये से देखते हैं। इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पॉजिटिव बदलाव हो रहा है उनके सहयोग से? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स मेरे को लिंक्डइन पर मैसेज करते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ है, हम लोग करना चाह रहे हैं। ये IAS जो ब्यूरोक्रेसी को जाना जाता है कि वो लोग बहुत नहीं भाव देते किसी को, वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनके ज़िले के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने जहाँ भी आज तक किसी भी जिला कलेक्टर को, किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन को कहा है, तो उन्होंने हमें आगे से होकर मदद की है। उन्होंने कहा कि भाई हम पैसा या बजट नहीं दे पाएंगे तो भी हम आपको इकोसिस्टम जो है वो यूज़ करने के लिए देंगे, आप उस इकोसिस्टम में काम करिए, नॉर्म्स में काम करिए। देखिए, सरकार के साथ सीधा सा, मैंने जैसे पहले भी कहा कि सरकार को आंकड़े या कागज़, आपकी खाना पूर्ति अगर प्रॉपर है तो आप सरकार के साथ बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट विल एंड ऑलवेज बी द लार्जेस्ट क्लाइंट फॉर एनी स्टार्टअप और एनी कंपनी। उनके पास जो तंत्र है वो पूरे देश का तंत्र है। अगर आपको बड़ा खेलना है, बड़ा बात करनी है, बड़ा बिजनेस बनाना है और कुछ ऐसा लार्जर देन लाइफ सोचना है, तो आप उस तंत्र को इग्नोर नहीं कर सकते। मज़े की बात है कि आप एक आदमी को साधने से एक पूरे ज़िले की लाखों लोगों की पॉपुलेशन को साध सकते हैं। ये बहुत सिंपल अप्रोच है। आप करोड़ों रुपया मार्केटिंग का खर्च करके आप वो नहीं कर सकते जो कि आप एक सीधा जिला प्रशासन के साथ एग्रीमेंट करके या उनको कुछ सुविधाएं निःशुल्क देके या प्रो बोनो बेसिस करके कर सकते हैं। वो आप करोड़ों अरबों रुपये देकर नहीं खर्च सकते। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। ब्यूरोक्रेसी में इनोवेशन को बहुत बढ़ावा मिला है। नए जो ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, आप उनकी सोच देखेंगे तो कमाल की सोच है। मतलब वो सच में, मतलब दायरे से बाहर जाकर या कहीं कि कुछ करना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, चेंज मेकर बनना चाहते हैं। मैं फिर से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कोट करूंगा कि वो कहते हैं कि चेंज मेकर बनिए।
तो चेंज मेकर वो बन रहे हैं मैम, और हमारा एक्सपीरियंस तो उसके लिए मतलब अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। मनीष, वर्डेंट का जो टेक स्टेक है वो क्या चीज़ है, उस पर थोड़ा विस्तार से बताएं, ताकि और बड़े आसान शब्दों में बताएं कि जो मतलब जो नहीं भी इजीली समझ पाते हैं वो भी बहुत आसानी से समझ जाएं। जी, तो पहले तो मैं ही नहीं समझ पाता था, तो मैं जिस तरह से समझ पाया हूँ वैसा ही है। भारत में हम एनिमल सेगमेंट में या लाइफ स्टॉक सेगमेंट में एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक सॉल्यूशन देना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे, जैसे एग्रीकल्चर में लोग बात करते हैं मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक स्टैक की, अदर कंपनीज अदर सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हेल्थ में बात करते हैं, तो क्यों नहीं किसानों के पशुओं के लिए, गांव देहात के पशुओं के लिए वन हेल्थ फ्रेमवर्क के लिए ऐसा कोई सॉल्यूशन अवेलेबल हो। अब तो हम पहला बात करते हैं हम कंप्यूटर विजन की। हमने, आप सोचिए कि फिंगरप्रिंट है, आपका फिंगरप्रिंट आपका आधार कार्ड का आधार बनता है। अब हमने मजल टैग जो है, मजल जो होता है एक लाइव स्टॉक का, वो किसी दूसरे मजल से मैच नहीं करता। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी, बहुत पहले अब्रॉड में इस पर काम हुआ है, यहाँ भी कई स्टार्टअप ने करने पर काम किया, तो हमने इसको बनाया। इससे क्या फ़ायदा हो कि आप सिर्फ कैमरे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लाइव स्टॉक आपका जो ओरिजिनल है या नहीं, जिसके बारे में आपने क्लेम किया है, ये वो सारा। फिर हमने RFID या माइक्रोचिप पर हमने काम किया, तो ये सेकंड हमारा था, जिसमें हमने बायोटेक में भारत की पहली एनिमल एंसेस्ट्री बनाने पर हमने काम किया। अभी अगर आप देखेंगे अब्रॉड में भी ये कल्चर नहीं है। मैं सिंपल बात बताता हूँ, हमारा टेक स्टैक कितना कॉम्पिटेंट है कि USA, जिसको सेफेस्ट फूड इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, वहाँ आप अगर देखें सोलेमल आउटब्रेक की बात करें, आप अलग अलग इकोलाई आउटब्रेक की बात करें, तो डेथ होती हैं बहुत बड़े लेवल पे, और बहुत बड़ा इंडस्ट्री को पैनिक हुआ। लीफी ग्रीन एसोसिएशन, आप सोचिए कि जो लोग दूध भी नहीं पी रहे, वीगन है और लीफी ग्रीन यानी सैलेड पर गुजारा कर रहे हैं, उन लोगों में भी ये डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ। क्यों? क्योंकि पास में जो लाइव स्टॉक फार्म्स थे उनसे डिजीज़ होते हुए उनके पानी और उनका ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के बावजूद वहाँ पहुँच गए और वो उनको इन्फेक्ट कर दिया। लीफी ग्रीन एसोसिएशन को ईयरली 1 ट्रिलियन से लेकर 1.5 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, और गवर्नमेंट ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए हैं, तो उनको अपने सेल्फ कंप्लाइंसेस लागू करने पर वो लोग काम कर रहे हैं। भारत में इसका पहले से हम लोग वन हेल्थ फ्रेमवर्क का इकोसिस्टम हम बनाने, हमें गर्व है कि हमने सबसे पहले बात इस पर करनी शुरू की और सबसे पहले इकोसिस्टम बना के दिया। और अभी कुछ महीने पहले ही भारत ने अपना खुद का इंडिया का वन हेल्थ फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया है। तो ये हमारा दूसरा टेक स्टैक, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन था उसकी एक प्रगतिशीलता बताता है, या कहीं का इसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को बताता है। इसके अलावा फिर हमने ड्रोन बेस्ड कैटल मॉनिटरिंग किया, क्योंकि अभी तक हम ड्रोन के बारे में जानते हैं कि वो खेतों में छिड़काव कर रहा है, वो कुछ सामान लेकर जा रहा है, ये सारा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ड्रोन आपके हार्ड को मैनेज कर रहा है, आपके पशुपालन के लिए दिक्कत को सोल्व कर रहा है। आपने आपका RFID टैग एंटीना जो है 6 किलोमीटर तक आपके पशुओं का मूवमेंट कर देख रहा है। आपके जो बेल्ट लगी हुई है वो आपके पशु के जैसे जो भी मजल मूवमेंट हो रहा है, जो भी उसका नेक मूवमेंट हो रहा है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है, उससे उसकी बीमारी को आइडेंटिफाई करके किसान को मैसेज भेज रहा है कि आपका पशु जो है एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, एनॉमली है, उसके हेल्थ क्रिटिकल हो सकता है, तो आप इसके लिए डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर का नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सारी सुविधाएं हमने देना शुरू किया। हीट डिटेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, क्योंकि पशु के अगर आप एक बार हीट मिस कर जाते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है 15 से 22% कम हो जाती है, लगभग एक डेटा है। ये हमने इजीली करना शुरू किया। तो ये सारे, अब आप सोचिए कि जब आप दूध खरीदने जाते हैं मार्केट से, हमारे दिन की शुरुआत क्या है, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, दिन की शुरुआत होती है हमारी दूध से। आपका दूध, आप ये तो बता सकते हैं उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, यूरिया या बाकी जो प्रोडक्ट हैं पॉइजनस या कहें कि हार्मफुल केमिकल्स हैं, मिलावटी दूध तो नहीं, ये सारा आप बता सकते हैं। पर आप ये बता सकते हैं कि कोई गाय, बीमार गाय से तो आपका दूध नहीं आया। 40,000 लीटर, 1 लाख लीटर दूध एक साथ इकट्ठा हो रहा है, 10,000 गाय से आपका दूध इकट्ठा हो रहा है। उनमें से कौन सी गाय बीमार है, क्या बीमारी रही है, किस तरह का इन्फेक्शन ह्यूमन हेल्थ में उसका हो सकता है, यानी ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल इफेक्ट को एक साथ कोलैब करके ये पूरा सोल्यूशन बिल्ड किया गया है। इसके अलावा जैसे फिर हम बात करते हैं कार्बन क्रेडिट की या फिर नेट जीरो डेयरी फार्मिंग की, तो इनसे जो डेटा इकट्ठा हो रहा है, इनसे इनका मीथेन एमिशन कम हो रहा है। नेट जीरो जो, क्योंकि हम लोग अब क्लाइमेट फ्रेंडली होने की बात कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग जो है ये सारे सॉल्यूशन जो है बिल्ड कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि वर्डेंट का जितना भी टेक स्टैक है, जो ये सॉल्यूशंस हैं, ये आने वाले समय में भारत को, हम IT में टॉप पर हैं, हम मिल्क में टॉप पर हैं, आने वाले समय में हम हमारे लाइव स्टॉक को पूरी दुनिया में सप्लाई कर पाएंगे और उससे हमारी अर्थव्यवस्था को और मोटा बड़ा मुकाम दे पाएंगे उसमें।